Hi guys, so let's start with our new topic. Important features of solid catalyst. दो ही फीचर सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, एक उसकी एक्टिविटी होती है और एक उसकी सिलेक्टिविटी होती है ना। वो कितना रिएक्शन को फास्ट करवाता है, वो कितना रिएक्शन को फास्ट करवा पाएगा, ये उसकी एक्टिविटी, और वो एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक रिएक्शन को एक दिशा दे सकता है, ठीक है, वो उसकी सिलेक्टिविटी होती है। ठीक है, मान लो ये एक्टिविटी तो समझ में आ जाएगी तुम्हारे आसानी से, कितनी फास्ट करवाता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेक्टिविटी कैसे है, जैसे मानो कि तुम लोग हो अभी, ठीक है, तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है, कैटलिस्ट की तरीके से जो काम कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ तुम्हें अप्रोच करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी तुम्हारा दोस्त होगा वो तुम्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ अप्रोच करवाने की कोशिश करेगा, वो नहीं करवा पाएगा जो पेरेंट्स कर रहे हैं, वो पेरेंट्स वो नहीं करवा पाएंगे जो तुम्हारा दोस्त कर रहा है। तो ये क्या हुई, दोनों की अपनी अपनी एक सिलेक्टिविटी है ना, इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी। पेरेंट्स की अपनी है, दोस्त की अलग है। ठीक है, चलो देखो एक बार डेफिनेशन। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है, हाइड्रोजन में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का जब हम ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ली मैंने, ऑक्सीजन गैस को मैंने उसके साथ मर्ज किया एक कंटेनर के अंदर, जब मैं उसमें प्लेटिनम मेटल जैसे ही डालता हूं तो क्या होगी, ये प्लेटिनम मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होना तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ये मेटल अंदर गया, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये रिएक्शन इतनी वायोलेंटली होती है, धमाका होता है अंदर। ठीक है, ये प्लेटिनम सरफेस इतनी तेज रिएक्शन करवाता है इन दोनों के बीच में, बहुत फास्ट, एकदम ब्लास्ट जैसा होता है। ठीक है, अगर हमारा कंटेनर सस्टेन करने लायक नहीं है तो वो कंटेनर फट भी सकता है। और ये प्लेटिनम कितनी फास्ट कर देता है रिएक्शन को, 10⁻22 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। प्लेटिनम यहाँ पे 10⁻22 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। ये एग्जांपल याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट अ पर्टिकुलर रिएक्शन टू गिव अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मैंने हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराई, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट ये दे रहा है मुझे मीथेन गैस और वाटर वेपर। ठीक है, लेकिन यही दोनों रिएक्टेंट की रिएक्शन जब मैं कॉपर की प्रेजेंस में कराता हूं तो मुझे टोल्यूइन मिलता है, C6H5CH3। टोल्यूइन का स्ट्रक्चर ये हुआ, है ना, यही तो होता है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर एक किसी भी कार्बन पे CH3 लगा दो, ये क्या हुआ, टोल्यूइन है। ठीक है, तो ये दो फीचर है बेटा किसके, सॉलिड कैटलिस्ट के, एक उसकी एक्टिविटी अपनी और एक उसकी सिलेक्टिविटी। अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, और ये पार्ट है हमारा एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंजाइम कैटालिसिस की तरफ। चलो, एंजाइम कैटालिसिस। खामोश क्या सर, पढ़ के वैसे ही हमारी खामोशी बढ़ती जा रही है। स्कूल आते थोड़ा उदम नहीं चलता, कोचिंग आते थोड़े और भी हंगामा करते, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। चलो, ये एंजाइम क्या होते हैं, कैटालिसिस से कैसे रिएक्शन कैसे रिलेटेड है ना, अभी तक तुम कैटालिसिस ही पढ़ रहे हो। ये कुछ नहीं है, देखो पूरी रिएक्शन एड्सॉर्प्शन थ्योरी पे बेस्ड है सब कुछ, इसीलिए सरफेस केमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तुम यकीन नहीं मानोगे, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर 3000 एंजाइम्स होते हैं। कितने अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं वो 3000 एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस है हमारी, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डाइजेशन, इन सबको फास्ट करती है। क्या करती है बेटा, ये एंजाइम क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को तेजी से करवाने की मदद करते हैं। तो ये एंजाइम एक तरीके से किसका काम कर रहे हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा रहे हैं। अगर एंजाइम नहीं हो तो जो डाइजेशन है, एक छोटी सी मील हम अगर खाते हैं, मतलब मील मतलब लंच या डिनर जो भी करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए तुम्हें कम से कम 50 डेज लग जाएंगे अगर वहां पे एंजाइम बीच में ना हो तो।
ठीक है, इसीलिए एंजाइम्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एंजाइम एक तरीके से क्या हुए बेटा, कैटालिस्ट हुए। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंजाइम्स आर biological catalysts produced by living cells which क्या करेंगे, which catalyze या enhance the biological processes या biological reactions लिख लो या biological process लिख लो। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, थोड़ा कंप्लीट कर देते हैं इसे, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो हुई बेटा इसकी डेफिनेशन। क्या होते हैं एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स व्हिच कैटलाइज द बायोलॉजिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केमिकली कंपोजिशंस की बात करता हूं बेटा इसकी, तो केमिकली लिख लो, केमिकली ऑल एंजाइम्स किससे मेड अप होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स क्या है, ये सब हम बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे प्रोटीन्स क्या होता है। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स हैविंग, लेकिन बड़े तगड़े वाले प्रोटीन होते हैं, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 15,000 to 1 lakh ग्राम पर मोल। इतनी इंफॉर्मेशन इनके बारे में काफी है। एक पॉइंट लिख लो, दीज आर हाईली स्पेसिफिक, मतलब एक एंजाइम एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ऐसा नहीं है कि जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है वो किसी और में हेल्प कर देगा। दीज आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, ठीक है बेटा, ये याद रखना है तुम्हें। इसके बाद और अब कुछ हमें एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल्स तो मैं अच्छे से एक एग्जाम्पल यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, उसके बाद बाकी के एग्जाम्पल तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ये मान लो ग्लूकोज है बेटा, ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को अगर मैं जाइमेज एंजाइम लगाता हूं, कौन सा एंजाइम लगा रहा हूं बेटा मैं, जाइमेज एंजाइम लगाता हूं मैं, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, 2C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर जाता है। ठीक है, कौन से एंजाइम की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल है, जाइमेज एंजाइम। अगर ये नहीं होगा तो इतनी फास्ट ये C2H5OH में रिएक्शन कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल ले लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। कौन सा, हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया। इसमें क्या होगा, NH2CO NH2 का जो कंपाउंड है, NH2CO NH2 जो यूरिया है, ये यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है बेटा, अमोनिया 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करता है, 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए। बाकी के एग्जांपल तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, एक एक करके देखते जाओ। माल्टोज शुगर जो होती है, शुगर 2-3 तरीके की होंगी, जिसमें से एक सुक्रोज है, एक माल्टोज है। अगर माल्टोज शुगर का मुझे हाइड्रोलिसिस करनी है, तो माल्टोज शुगर की हाइड्रोलिसिस के लिए हम माल्टेज एंजाइम यूज करते हैं, जो कि उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, ग्लूकोज पे। लेकिन उसी की जगह अगर मैं सुक्रोज को क्या कर रहा हूं, हाइड्रोलाइज कर रहा हूं, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, वहां पे एंजाइम यूज होगा, इन्वर्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब भी सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस होगी, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करते हैं।
ठीक है, अब कुछ क्या करेंगे हम इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे बेटा किसके, एंजाइम कैटालिसिस के, कि क्या होता है और कैसे कैसे काम करेगा, उसके टेम्परेचर से रिलेटेड, उसके पीएच से रिलेटेड, ठीक है, कैसे और फैक्टर्स उसे अफेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो बेटा अब आगे देखते हैं। देखो बेटा एंजाइम कैटालिसिस की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एंजाइम कैटालिसिस की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्क्रीन पे सब तुम्हें दिखाई दे रही होंगी। पहले देखो काफी हाईली एफिशिएंट रहते हैं, हाईली एफिशिएंट एंजाइम कैटालिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय 10⁸ to 10⁻20 टाइम्स एज कंपेयर टू द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। जो मान लो किसी रिएक्शन में कैटालाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब उसमें मैंने एंजाइम यूज नहीं किया है, तो उसके कंपैरिजन में और दूसरे में मैंने एंजाइम यूज किया है, तो 10⁸ to 10⁻20 टाइम्स तक उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। दूसरी क्वांटिटी क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज, मतलब कि जो एंजाइम है, ठीक है, वो बहुत ही कम अमाउंट में हमें जरूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिसिटी की बात करते हैं, तो यूरिया जो है, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, स्पेसिफिसिटी। अगर जो यूरिया है, ठीक है बेटा, यूरिया को जो हाइड्रोलाइज कर रहा है वो पर्टिकुलरली यूरियस एंजाइम की प्रेजेंस में ही हाइड्रोलाइज होगा। ठीक है, अगर मेरे को एन मिथाइल यूरिया हाइड्रोलाइज करना है, ठीक है, तो मैं वहां पे यूरियस एंजाइम यूज नहीं करूंगा तो भी नो एक्शन आएगा। ठीक है, सुक्रोज के लिए मुझे इन्वर्टेज ही चाहिए अगर मुझे ग्लूकोज फ्रक्टोज में उसे तोड़ना है तो। ठीक है, माल्टोज शुगर के लिए मुझे माल्टेज एंजाइम ही चाहिए। दोनों में ऐसा नहीं है कि माल्टेज वाले में इन्वर्टेज वाला काम कर जाएगा, या है ना, इन्वर्टेज की जगह माल्टेज काम कर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रेट ऑफ एन एंजाइम इंक्रीजेज the rate of an enzyme reaction becomes maximum at a definite temperature known as the optimum temperature। देखो ये जो टेम्परेचर है, मान लो ये एंजाइम जो होते हैं ना बेटा, इनकी अपनी टेम्परेचर की जो रिएक्शन होती है ना, हर एंजाइम के लिए अपनी अपनी रिएक्शंस, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूं, द एंजाइम कैटालिस्ट आर एक्टिव एट मॉडरेट प्रेशर, है ना, 298 से लेके 310 केल्विन पे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, हर एंजाइम उसी रिएक्शन पे उसी टेम्परेचर पे अच्छे से काम करता है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल एक टेम्परेचर है, वो जो रेंज है, ठीक है, 298 से लेके 310, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस की ये बात कर रहा है, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया उसे। तो इस पे हमारी बॉडी के एंजाइम सब अच्छे से काम करते हैं, ना इससे नीचे पे अच्छी रिएक्शन होगी ना इससे ऊपर पे। इसीलिए तुमने देखा होगा अगर हम पहाड़ी इलाकों में, ठंडे इलाकों में चले जाते हैं तो हमारी बॉडी उतना अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं करती है, क्योंकि रिएक्शन स्लो हो जाती हैं। अगर हम ज्यादा गर्मी में पड़ जाए, ठीक है, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, तो बॉडी में लेजीनेस आती है, ज्यादा कुछ करने का मन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब वही टेम्परेचर, ना ज्यादा न कम। ठीक है, हम तो रहेंगे बस ऐसे ही हरदम। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है ऑप्टिमम पीएच। हमारी बॉडी का पीएच फिक्स है 5 to 7 पे ही जो हमारी बॉडी के जो एंजाइम है, ठीक है, वो अच्छे से काम करते हैं, ना पीएच इससे नीचे जाना चाहिए ना पीएच इससे ऊपर जाना चाहिए। ऑप्टिमम का मतलब बस इतना सा है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है बेटा कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो एंजाइम होंगे वो अलग अलग रिएक्शंस, अलग अलग मैकेनिज्म से उनको कंट्रोल किया जाता है, और काफी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज किए जाएंगे उन कैटालिसिस को। जैसे एंजाइम ने, मान लो एंजाइम की ताकत ज्यादा है उसको फास्ट करने की, तो हमें क्या है, हमें उतनी, मान लो कि उतनी फास्ट रिएक्शन नहीं चाहिए, तो हम अलग अलग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनहिबिटर, मतलब पॉइजनर की तरीके से और भी यूज करते हैं बॉडी में। तुमने सुना होगा कि भाई हमारे पेट में कीड़े होते हैं, वो कीड़े क्या करते हैं, डाइजेशन करने में मदद करते हैं, नहीं तो हमारा जो एंजाइम है वो क्या करेगा, उस रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजनर्स, इसके बारे में तुम जानते ही हो, इसको समझाने की मुझे तुमको जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस की। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या करना है तुम्हें, स्टेप नंबर 1,
पहले एक बार थ्योरेटिकल सब लिख लो, है ना। स्टेप नंबर 1 में लिख लो बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बाइंडिंग क्या होगा बेटा, बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टू द सबस्ट्रेट, टू द सबस्ट्रेट, टू द सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया, ठीक है। पहला स्टेप मतलब मान लो एंजाइम को मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सबस्ट्रेट क्या है, कुछ नहीं, रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट का दूसरा नाम सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट ये है, इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। इसको बोल दिया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। स्टेप 2 क्या बोल रहा है, स्टेप 2 में सिंपल डिसोसिएशन ऑफ, अच्छे से लिखो थोड़ा, डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म the products, to form the products, ठीक है। मतलब ये जो ES है, ठीक है बेटा, ये किसमें कन्वर्ट होता है, पहले तो प्रोडक्ट जैसा कुछ बनाएगा, ठीक है, फिर ये टूटेगा दोबारा से E प्लस P में, एंजाइम अलग चला गया क्योंकि कैटालिस्ट तरीके काम कर रहा है, और ये प्रोडक्ट, तो ये तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। फिर यहीं पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहीं पे ये क्या बन रहा है बेटा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। फिर एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट भाई साहब अलग हो जाएंगे, दैट्स ऑल। इतनी सी मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसे, सब कुछ समझ में आ रहा है, बस यहाँ पे खोपड़ी गुम हो जाती है ना। तो चलो हम समझाते हैं थोड़ा सा। इस मैकेनिज्म को जब डिटेल्ड स्टडी किया गया कि ये कैसे होता है, तो पाया गया कि ये 2 मॉडल्स के हिसाब से इसे समझाया जा सकता है। पहला लॉक एंड की मेथड और दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दोनों एक ही तरीके से है, मैं लॉक एंड की मेथड तुम्हें समझा देता हूं, ठीक है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए आज एक लॉक रख रखा है। इससे वैसा समझ में नहीं आएगा जैसा आना चाहिए, क्योंकि ये लॉक थोड़ा सा अलग है ना, पुशिंग लॉक है, ये ताला है, ठीक है बेटा। ये मेरे पास इसकी चाबी। क्या होता है कि इसमें दिख रहा होगा तुम्हें, थोड़ा नीचे की तरफ एक होल है, दिख रहा है, ठीक है। इस होल में पर्टिकुलर देखो, ये चाबी जो है, मैं तो तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मुझे ऐसे ही डालना पड़ेगा तभी ये इसके अंदर सेट होती है। अगर मैं इस चाबी को, दूसरी चाबी तो छोड़ो, इसी चाबी को अगर मैं ऐसे उलट के डालता हूं तो ये इसके अंदर एंट्री नहीं कर पा रही है, ठीक है। मैं कितना भी फोर्स लगाऊं लेकिन अंदर नहीं जा सकती। पर्टिकुलर इस एंजाइम की अपनी कुछ साइड्स खाली है, इस लॉक की कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा टूटा हुआ है, वो इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो वो जो साइड्स खाली हैं, वो पर्टिकुलर एक इस एंजाइम की जो सब साइड खाली है उस पे एक ही सबस्ट्रेट फिट हो सकता है। एक ही सबस्ट्रेट फिट हो सकता है मतलब एक ही लॉक के अंदर उसकी एक ही तरीके की चाबी जा सकती है और कोई सी चाबी उसके अंदर नहीं जाएगी। इसीलिए एंजाइम सबस्ट्रेट का मतलब समझ में आ रहा होगा। ये मैंने एंजाइम लिया, इसके अंदर सबस्ट्रेट गया, ठीक है, ये गया सबस्ट्रेट, ठीक है बेटा। ये इसके अंदर सबस्ट्रेट ने एंट्री की, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होगा, मान लो ये चाबी अंदर से ब्रेक हो गई, ठीक है, मैं ब्रेक तो नहीं कर सकता, मान लो ये ब्रेक हो गई, ठीक है। ये फिर दोनों अलग हो जाते हैं, ये इसके अंदर रहते हुए ब्रेक हो गई, तो वो जो पहले जो मैंने की डाली है, जो पहले कॉम्प्लेक्स बना, वो तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है।
फिर जब ये जो टूटी हुई है, इसके दो पार्ट हो गए, मान लो चाबी के इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है, एक पार्ट मैंने यहां पकड़ रखा है, एक पार्ट ये रहा। अब ये दोनों पार्ट मैंने निकाले और अलग कर दिए। एंजाइम तो गया, एंजाइम तो जैसा पहले था अब भी वो वैसा ही है, खाली ये जो रिएक्टेंट मैंने इसके अंदर डाला था, सबस्ट्रेट जो मैंने इसके अंदर डाला था, ये उसके अंदर गया। मान लो ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया बीच में से, ठीक है, ब्रेक हो गया मतलब कुछ नया बना रहा है, नया बना रहा है, वही तो प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का। तो कुछ दो प्रोडक्ट बन गए और एंजाइम से अलग होके प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम अलग चला गया। सिंपल है। तो मैं ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो थोड़ा 2D डायग्राम हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करना। बहुत आसान है, लॉक एंड की वाला जो मेथड है, ठीक है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बनाने की, जिससे तुम्हें मैं समझा सकूं। मान लो बेटा ये मेरे पास है ना की है, ठीक है, लॉक है, ठीक है, और इसके ठीक है, ये क्या बेटा एंजाइम कैटलिस्ट है। मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूं, मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि इसे बुक में से देख के मैं बना पाऊं तुम लोगों के लिए, ठीक है। यहां जो गैप है वही सबस्ट्रेट के अंदर फिल हो रहा होगा, मतलब एक ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये, फिर ये, है ना, फिर ये थोड़ा सा, ये क्या सबस्ट्रेट है। देखो ये तो इसके अंदर जाके सेट हो जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा सेट हो जाएगा बेटा, ये यहां पे आएगा, ये इसके अंदर एंट्री करेगा, ठीक है, ये इसके अंदर एंट्री करेगा, तो ये दोनों मिक्सअप होंगे, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। सबस्ट्रेट बाइंड होगा इसके साथ, इस प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट का बाइंड होना। ये एक तरीके से लॉक हो गया, ये की हो गई, ये क्या हो गया लॉक हो गया बेटा, ये क्या हो गई की हो गई। दो मॉडल से समझाया जा सकता है, लॉक एंड की मेथड, ठीक है। तो मैं उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, नेक्स्ट रिएक्शन बहुत अच्छे से बनाने की हम कोशिश करेंगे कि कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ बना क्या, हाँ थोड़ा बहुत बन गया, ठीक है। अब इससे मैं दूसरे मार्कर से भर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आके सेट हो गया। ये जो मैं भर रहा हूँ ना गैप जो है, ठीक है, ये क्यों, ये कौन है की है, ये वाह, देखो मैं भी ड्राइंग सीख गया, लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या करें, है ना। ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये क्या बेटा लॉक है, ये क्या की है, कॉम्प्लेक्स बन गया। थर्ड स्टेप मतलब ये फर्स्ट स्टेप ये होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होना स्टार्ट हुआ, ये जो की है मैं तुम्हें समझा रहा था, ये जो की है इस दौरान ये ES कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सेकंड स्टेप यहां से स्टार्ट होता है, ये इसी के अंदर रहते रहते मान लो ये यहां से ब्रेक हो गया, है ना, ये यहां से क्या होगा ब्रेक हो गया, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से इसे अलग कर दो, है ना बेटा, तो ये प्रोडक्ट बना। अब थोड़ा बनाना मुश्किल हो जाएगा, वैसा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ जाना है, ठीक है। अब ये जो की है वो यहां से ब्रेक हो गई, तो ऊपर वाले को मैं अलग बनाऊंगा थोड़ा सा, और नीचे वाले को मैं अलग बनाऊंगा, तो ये यहां से ऐसे समझो, यहां से टूट गया, नीचे वाला पार्ट अलग गया और वो इसके अंदर इस तरीके से सेट हो गया, ठीक है, और ये ऊपर वाला पार्ट रहा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बन गए और ये एंजाइम एज इट इज है, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि अंदर रहते रहते टूट गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये जो बना ये क्या है EP कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। एक
ताले की एक ही चाबी होती है, सीधी सी बात है, इसलिए लॉक एंड की मेथड बोला है यार। ठीक है, अब क्या होगा, एंजाइम भाई साहब अलग चले जाएंगे, ये तो पूरा अलग हटा दो और ये दो प्रोडक्ट बन गए, है ना, प्रोडक्ट बन गए। समझ में आ गया? तो ये मैकेनिज्म किसकी, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस की, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं एंजाइम की, हमारी बॉडी में अलग अलग एंजाइम काम करते हैं, ठीक है, डिजीज में भी हेल्प करते हैं, वो सब तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। रही बात जियोलाइट्स की, तो जियोलाइट्स के ऊपर थ्योरी है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, ऐसे ही काम करता है वो। तुम्हें मैं जैसे ही मेरी मेरी क्या बोलते हैं, मेरी चोंच को बंद करूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद, तो वो तुम्हें स्क्रीन पे अच्छे से दिख जाएगी, वहां से जियोलाइट्स के पॉइंट्स लिख लेना, यहाँ पे तुम्हारी कैटालिसिस कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से कोई भी, मैंने कोशिश की है सभी पॉइंट्स कवर करने की, ठीक है। जियोलाइट्स में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, ठीक है, तो वो पॉइंट्स तुम्हें लिख लेने हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। थैंक यू।